वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को शेयर करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी मार्किंग पा सकते हैं। क्योंकि ये जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ें, इसकी कॉपी को हम कैसे लिखें जिससे कि हम अच्छी मार्किंग पा सकें। तो कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको अवॉइड करके आप उन मिस्टेक्स को सुधार करके आप अपने इस सब्जेक्ट में अच्छी मार्किंग पा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छी मार्किंग पा सकें। तो चलिए अब हम उन सभी टिप्स को देख लेते हैं जिनको फॉलो करके आप इस सब्जेक्ट को इजी वे में और अच्छी मार्किंग के साथ पास कर सकते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले टिप्स है वो ये है कि देखिए, ये जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम ढेर सारे ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो उसमें एक चीज़ हम जो मिस कर देते हैं वो ये है कि जो ये ड्रग्स होती हैं वो किसी डिजीज़ से रिलेटेड होती हैं। तो जब तक आप उन डिजीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इस सब्जेक्ट में जो क्लासिफिकेशन है उनको नहीं समझ पाएंगे, ना ही उनके मोड ऑफ एक्शन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में जितने भी आप क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ड्रग्स से रिलेटेड, उन सभी क्लासिफिकेशंस से पहले आप उस डिज़ीज़ को समझिए, उस डिज़ीज़ के बारे में पढ़िए, उस डिज़ीज़ को समझिए। जिससे कि क्या होगा, जिससे जब आप उस डिज़ीज़ से को बारे में जब आप पढ़ लेंगे तो उसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसी से रिलेटेड हमें ड्रग्स चाहिए होंगी उसको ट्रीट करने के लिए। तो जब आप डिज़ीज़ को समझ लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उसका मतलब आपको समझ में आएगा, वो क्यों यूज़ हो रही है ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको तो जितनी भी ड्रग हैं, जिस कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, उन जिस भी डिज़ीज़ में वो ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं, सबसे पहले आप उस डिज़ीज़ को अपने दिमाग में क्लियर करके चलिए कि ये डिज़ीज़ कैसे हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है इस डिज़ीज़ में और किस प्रॉब्लम के लिए हम अपनी ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। ये डिजीज़ से रिलेटेड सभी जो डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे फार्माकोथेरेपी के सब्जेक्ट में पड़ी हुई है। तो फार्माकोथेरेपी में आप क्या करिए, पहले तो पूरी डिजीज़ को आप उन डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझिए और उसके लिए आप फार्माकोथेरेपी में उन डिजीज़ की अच्छे से स्टडी करिए। जब आप स्टडी अच्छे से कर लेंगे डिजीज़ की तो आपको सारे जो डाउट्स हैं उस डिजीज़ में जो ड्रग यूज़ हो रही हैं वो क्यों यूज़ हो रही हैं, ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप उस डिज़ीज़ को समझिए। तो पहला तो टिप्स ये है। सेकेंड टिप्स ये है कि जब हम डिज़ीज़ को समझ लेंगे फिर हमें बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्योंकि जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं कोई एक ड्रग्स तो यूज़ करते नहीं है, वो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की ड्रग होती हैं और हर क्लास में ढेर सारी ड्रग्स होती हैं। तो जब हम डिज़ीज़ को समझ लेंगे तो उसी डिज़ीज़ से रिलेटेड जो हम क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए पार्किंसन का एग्जांपल लेके चलिए, तो आपको पता है कि पार्किंसन की डिज़ीज़ में डोपामिन का लेवल डाउन हो रहा है। तो हम जो ट्रीटमेंट देंगे उसका एम होगा डोपामिन के लेवल को बढ़ाना। तो इसीलिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो क्या होती है, वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। तो डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उसके मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं, हम उस जो डोपामिन है उसको ब्रेन में पहुंचाने का काम कर सकते हैं अलग से बाहर से लेकर के। तो इसके लिए हम लीवोडोपा देते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को हम रोक सकते हैं तो उसके लिए हम अलग कैटेगरी के ड्रग देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो पहले इस तरीके से जब आपने डिजीज़ को क्लियर किया तो आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन में हम ये ड्रग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्लास क्यों इस डिज़ीज़ में यूज़ की जा रही है, क्यों हम लीवोडोपा यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये तो फॉर द एग्जांपल है। इसी तरीके से हर डिजीज़ की बात है कि हम हाइपरटेंशन में क्यों हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ए यूज़ करते हैं, ये सब क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ये आप इजी वे में समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जब आप डिजीज़ पढ़ेंगे तो आपको क्लासिफिकेशंस क्लियर होंगे कि क्यों इस क्लास की ड्रग हमने इस डिजीज़ में यूज़ की है, तो आपको क्लासिफिकेशंस क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है क्लासिफिकेशंस में ड्रग को याद रखने की। तो
बच्चों को क्लासिफिकेशंस जल्दी नहीं याद होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में जब भी, क्योंकि क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं और ये पूछे भी जाते हैं, तो किसी भी ड्रग में जब आप क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हो तो पहली तो आपको क्लासिफिकेशन तो आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, आप उसकी कुछ शॉर्टकट टिप्स बना सकते हो, कुछ शॉर्टकट रिमाइंड करने के लिए बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप उस क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हो। लेकिन क्लासिफिकेशंस तो आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशंस आप लिखिए, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में आ रहा है पढ़िए, तो क्लासिफिकेशंस तो आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन अब हम एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप क्लासिफिकेशन कैसे लिखें। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दिया। जैसे कि अगर हम हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर उसमें ये लिखा है 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो उन्होंने क्या किया कि 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हेडिंग डाल के छोड़ दिया। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। एस इनहिबिटर लिख के छोड़ दिए हैं, नहीं, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स आ रही हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ड्रग वो क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट है। तो आपको कभी भी ड्रग को छोड़ना नहीं है। आपको क्लासिफिकेशन जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन सभी ड्रग्स को आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपने कैटेगरी तो लिख दी लेकिन आपने जब ड्रग नहीं लिखा तो वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट थोड़ी हुआ। तो इसलिए आपको क्लासिफिकेशन भी लिखना है, साथ साथ उसकी रिस्पेक्टेड ड्रग भी लिखनी है। अब ड्रग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको ढेर सारी ड्रग्स मिलती हैं, तो आप क्या करेंगे, सारी ड्रग्स को याद रख पाना मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, आप एट लीस्ट 3 ड्रग्स के एग्जाम्पल तो ज़रूर लिखिए, उससे कम आप नहीं लिख सकते। आप एक ड्रग लिख के बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन में ढेर सारी मल्टीपल्स ड्रग्स हैं। तो आप एटलीस्ट 2 या 3 ड्रग्स तो हर क्लासिफिकेशन में लिखिए, हर क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में लिखिए। मतलब हर क्लासिफिकेशन की जितनी भी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी में आपको एटलीस्ट 3 ड्रग्स तो ज़रूर लिखनी है, क्योंकि जब आप 2 ड्रग्स इस तरीके से लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को ये पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से आता है। तो इसलिए आप एटलीस्ट 3 ड्रग ईच क्लासेस में लिखना है आपको, हर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। जैसे कि आपने हाइपरटेंशन का एग्जांपल लेके चलते हैं। हाइपरटेंशन में ढेर सारे क्लासिफिकेशन है, 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एस इनहिबिटर, इसके अलावा आपकी रेनिन से रिलेटेड जो आपकी रास सिस्टम पे काम करती हैं वो हो गई, डायरोटिक्स हो गई। तो डायरोटिक्स जब आप लिख रहे हैं तो उसमें अलग अलग ड्रग्स हैं। उसके बाद आपने 81 लिखा तो उसके अलग अलग ड्रग्स हैं। तो इसी तरीके से हर कैटेगरी के आपको 2-2, 3-3 एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख के नहीं छोड़ना है, ठीक है, और बिना लिखे भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया। जो थर्ड टिप्स है वो है मोड ऑफ एक्शन को लेके। तो मोड ऑफ एक्शन स्टूडेंट को जल्दी याद नहीं होते हैं, तो मोड ऑफ एक्शन को याद करने का तरीका ये है कि आप उस मोड ऑफ एक्शन की प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कोई भी मोड ऑफ एक्शन आप अच्छे से नहीं समझ सकते, आप अच्छे से नहीं लिख सकते। तो आपको हर मोड ऑफ एक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ मोड ऑफ एक्शन अपने फ्लो डायग्राम में पढ़े होंगे, जैसे कि आपने हाइपरटेंशन का मोड ऑफ एक्शन है तो आपने एक फ्लो डायग्राम में पढ़ा होगा कि पहले क्या स्टेप होता है, फिर क्या होता है, फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। और कुछ जैसे कि डिजॉक्सिन का आप ले लीजिए, तो डिजॉक्सिन में आपने एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ा होगा। तो आपको हर डायग्राम की प्रैक्टिस पहली बात करनी है। दूसरी बात, जब भी आप मोड ऑफ एक्शन लिखिए तो मोड ऑफ एक्शन में आपको हमेशा अपनी ड्रग को मेंशन जरूर करना है। जो आपने फ्लो डायग्राम बनाया है उसमें आपकी ड्रग ने कहाँ पर इफेक्ट किया है, उसमें आपकी ड्रग ने क्या इफेक्ट किया है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि डिजॉक्सिन में जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें डिजॉक्सिन में दिखाना पड़ता है कि इस रिसेप्टर को डिजॉक्सिन ने ब्लॉक किया। फ्यूरोसिमाइड में हम लिखते हैं कि सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट को फ्यूरोसिमाइड ने ब्लॉक किया। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। तो आप जब भी स्ट्रक्चर बनाइए तो उस चीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, जिससे कि अगर आप उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी नहीं लिख पाते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो जो एग्जामिनर होता है उसको अंडरस्टूड हो जाता है कि इस मतलब स्टूडेंट को ये चीज़ आती है, ठीक है। तो उस चीज़ को इस तरीके से आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये है मोड ऑफ एक्शन की। जितना आप क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वो याद होंगी। बिना प्रैक्टिस के ना तो क्लासिफिकेशन याद हो सकता है, ना तो मोड ऑफ एक्शन याद हो सकता है। और अगर आपके ग्रुप में 2-3 बच्चे हैं, आपका ग्रुप है, साथ में आप स्टडी करते हो, तो सबसे ईजी वे होता है क्लासिफिकेशन को याद करने का कि आप ग्रुप स्टडी करिए।
ग्रुप स्टडी में क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होते हैं। जब हम अपने फेलोज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ उस चीज़ को क्लासेस पूछिए कि इस क्लास में कौन सी ड्रग आती है, इस क्लास में कौन सी ड्रग आती है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रुप स्टडी करना। तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन याद होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है साइड इफ़ेक्ट। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि इस ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो वो हर फार्मेसी का स्टूडेंट दो ही चीज़ बताता है, नाउजिया एंड वोमिटिंग, नाउजिया एंड वोमिटिंग। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हर ड्रग का अपना अलग साइड इफ़ेक्ट होता है। नाउजिया एंड वोमिटिंग तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, वो हर ड्रग के साथ आ सकता है, लेकिन वो मेन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में साइड इफ़ेक्ट पूछ दिया जाता है तो आपको नाउजिया वोमिटिंग नहीं लिखना है। आपको सबसे पहले जो मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम सल्फोनामाइड की बात करते हैं तो कार्निक टेरस उसका मेन साइड इफ़ेक्ट है, सुप्रा इन्फेक्शन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं। ये नहीं लिखना है कि नाउजिया एंड वोमिटिंग। जैसे कि अगर हम डायबिटिक्स की बात करते हैं तो हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया जो इफ़ेक्ट आते हैं ड्रग्स के वो लिखने हैं। ये नहीं लिखना है कि नाउजिया वोमिटिंग हो गया, नहीं। सबसे पहले आप मेन साइड इफ़ेक्ट्स लिखेंगे, जिसमें कि आपका जो भी रिस्पेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स होगा। अगर हम सल्फोनामाइड्स की बात करते हैं तो कार्निक टेरस चिल्ड्रंस में होता है, इस तरीके से। और जैसे कि और भी जो ड्रग हैं, जैसे कि और भी ड्रग्स हैं जैसे कि फ्यूरोसिमाइड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके की जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं। ये नाउजिया एंड वोमिटिंग ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ये आप लास्ट में लिखिए, इसको आप कभी भी शुरुआत में मत लिखिए। इस तरीके से जो एग्जामिनर होता है उस पर बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, कि स्टूडेंट ने सबसे पहले नाउजिया वोमिटिंग लिख दिया तो स्टूडेंट को जो एग्जामिनर होता है वो उतना फिर उस चीज़ को रीड ही नहीं करता है कि बगल में फिर अगर आपने अच्छा वाला भी लिखा होगा, मतलब बगल में आपने मेन वाला भी लिखा होगा, तो एग्जामिनर उसको अवॉइड कर देता है, उसको वो निगलेक्ट कर देता है, नहीं देखता है, ठीक है। तो इसलिए मेन साइड इफ़ेक्ट को लिखिए। उसके अलावा आप नाउजिया वोमिटिंग लिखिए, लेकिन वो लास्ट में लिखिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी की वजह से एक्टिविटी आ रही है। तो अगर आप फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट गलत लिख देंगे तो वो ड्रग ही आपने पूरी की पूरी चेंज कर दी। तो ये आपको ज़रूर समझना चाहिए कि जो ड्रग है वो किस ऑर्गन पे क्या क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। जैसे कि अगर हमारी हाइपरटेंशन की ड्रग है तो वो उसका काम है बीपी को डाउन करना, तो वो हर जगह पे रिलैक्सेशन का काम करेगी। जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे वैसोडाइलेशन का काम करेगी, रिलैक्सेशन का काम करेगी। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना है। आपको फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। हर ड्रग का अपना अलग फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है और वो उसके पर्टिकुलर जो हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपने ये लिख दिया कि ये जो ड्रग है, मान लीजिए अगर आपने डिजॉक्सिन को ये लिख दिया कि ये जो ड्रग है ये ड्रग जो है फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करता है, तो ये कितना ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि डिजॉक्सिन फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अगर आपने इसको डिक्रीज़ लिख दिया तो आपने पूरी की पूरी ड्रग ही चेंज कर दी। तो इसीलिए किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, और जब भी लिखना है तो ये सोच के लिखना है कि आप वो रिस्पॉन्स यानी वो ड्रग किस डिजीज़ में यूज़ कर रहे हो। अगर उस डिजीज़ से रिलेट करके आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो आप उसके रिस्पॉन्स को कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फार्माकोलॉजी में इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको फार्माकोलॉजी ईजी भी लगेगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से होगा। अगर आप फार्माकोलॉजी को इस वे में पढ़ते हैं तो आपको फार्माकोलॉजी बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि ये तो पूरी बॉडी की बात है। ये जो आपकी फार्माकोलॉजी है ये आपकी पूरी बॉडी पर डिपेंडेंट है। आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको इसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए आप इस फॉर्म में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फार्माकोलॉजी में कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका पेपर बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी मार्किंग पा सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।